नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र। हम देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं और बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कोई एक ऐसा कार्य नहीं है जिसमें दो तंत्रों की या दो अंगों की आपस में जरूरत ना पड़ती हो। कहने का मतलब यह हुआ कि एक अकेला अंग है, वो एक पूरे कार्य को अपने आप संपादित नहीं कर सकता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझो कि मान लो कोई व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, तो जब दौड़ लगा रहा है तो उसकी जो पैर की मांसपेशियां हैं बहुत तेज गति से कार्य कर रही हैं, और जब बहुत तेज गति से कार्य कर रही हैं तो उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या हो जाती है, ज्यादा। तो जब दौड़ लगाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की जो दर है, कहने का मतलब हमारी श्वसन की दर है, वो भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जब इसकी दर तेज हो जाती है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसके साथ साथ में हमारी हृदय की धड़कन होती है, वो भी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग अंग होते हैं, जो अलग अलग आपके तंत्र होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, इनमें एक आपसी सामंजस्य स्थापित करना होता है। और ये जो आपसी सामंजस्य है, ये इनके बीच में जो समन्वय है, ये स्थापित करने का कार्य है मानव के शरीर में दो तंत्र करते हैं, जिनमें से एक तंत्र होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारे शरीर में शारीरिक नियंत्रण व समन्वय, नियंत्रण और समन्वय का क्या करता है, कार्य करता है। हमें पता है कि तंत्रिका तंत्र है, इसके साथ साथ एक और तंत्र होता है जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, और वो होता है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल होती हैं और उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, नियंत्रण का और समन्वय का क्या करता है, कार्य करता है। इसमें जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तंत्रिका, या जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। यहां पर जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। कैसा होता है, तीव्र, मतलब हाथों हाथ नियंत्रण होता है। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं तत्कालिक। इसका जो नियंत्रण है वो तीव्र और कैसा होता है, तात्कालिक होता है। जैसे आप मान लो आपके कोई कांटा चुभा, तो कांटा चुभते ही आपका पैर है वो अपने आप वहां से उठ जाता है। तो उस समय जो नियंत्रण का कार्य किया गया है वो कार्य किसके द्वारा किया गया है, आपके तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया है। इसमें जो रेस्पॉन्स आता है वो एकदम जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी आता है। तो इस कारण आपको ध्यान रखना है कि नियंत्रण और समन्वय का ये कार्य है, ये हमारे किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है उसमें अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो शामिल होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण और जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई है
किसकी? हमारे तंत्रिका तंत्र की। उसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका। उसका नाम क्या होता है भाई? तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यह आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। आपको ध्यान यह भी रखना है कि यह तंत्रिका कोशिका जो होती है, यह हमारे शरीर की सबसे लंबे प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे लंबे कोशिका यदि किसी के बोला जाता है तो वो बोला जाता है किसको? तंत्रिका कोशिका को। तो सबसे पहले हम इस तंत्रिका कोशिका की संरचना को क्या करेंगे? समझेंगे। हम देखेंगे कि न्यूरॉन की संरचना होती है वो कैसी होती है, ये कैसी दिखाई देती है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की संरचना हम पढ़ेंगे। देखो, जब हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ रहे हैं तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? आपके तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक वह कैसी क्रियात्मक इकाई है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है। अब इसके बाद में हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसके अंदर एक तो पाई जाती है हमारा कोशिका काय। क्या पाया जाता है भाई? कोशिका काय। हम बात करेंगे कि कोशिका काय क्या होता है, इसके अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन में इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यह होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिका काय। इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका काय। कोशिका काय बोल दो, या इसे बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या कहते हैं भाई? सेल बॉडी। ये इस कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है, इसका मुख्य भाग है। इसी के अंदर इसका क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसी कोशिका काय के अंदर इस तंत्रिका कोशिका का क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक पाया जाता है। तो ये हो गया इसका क्या? केंद्रक। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर, इस कोशिका काय के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और ये कण होते हैं, इन कणों को हम क्या कहते हैं? ये कण इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। इन कणों को हम क्या कहते हैं? निषेल कण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निषेल कण। इसके बाद में देखो, ये इसी
आपकी कोशिका काय है, इससे बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, तंतु निकले रहते हैं। बहुत सारे तंतु होते हैं और ये बहुत सारे तंतु होते हैं, ये आगे की तरफ क्या होते हैं, शाखित होते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, ब्रांच पाई जाती हैं। और ये जो छोटी छोटी ब्रांच होती हैं, ये जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं को हम किस नाम से जानते हैं, इन तंतुओं को हम कहते हैं दुर्माशय। क्या कहते हैं भाई, द्रुमाशय इनको कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये आपके न्यूरॉन के जो आपकी कोशिका काय है उससे निकले हुए क्या होते हैं, तंतु होते हैं। और ये क्या करते हैं कि आपके आगे की तरफ बहुत सारे क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो एक तो हमारे को पता चल गया इसकी संरचना कौन सी होगी, कोशिका काय। दूसरी संरचना कौन सी होगी है, द्रुमाशय, या जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। आपके इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कौन से कण पाए जाते हैं, निषेल कण पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, जो हमारी ये कोशिका काय है, इस कोशिका काय से एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ होता है, एक लंबी क्या होती है, ब्रांच होती है। और इस प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसे क्या कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्जोन। क्या कहते हैं भाई, एक्जोन। आपको ये वर्ड भी ध्यान रखने हैं भाई, जैसे इसका डेंड्राइट्स याद रखना है, इस तंत्रिकाक्ष को एक्जोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका तंत्रिकाक्ष है या एक्जोन है, अंत में जाकर इसमें क्या हो जाती है, इसमें भी शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। इसमें भी क्या हो जाती हैं, शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। और ये जो शाखाएं होती हैं, ये एंड में जाकर ऐसे बटन नुमा संरचनाओं के अंदर क्या होती हैं, समाप्ति होती हैं। क्या होती हैं, ऐसी बटन नुमा संरचनाएं होती हैं, उनके अंदर जाकर क्या होती हैं, समाप्ति होती हैं। और ये जो बटन नुमा संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं भाई, इन संरचनाओं को हम कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं या सिनेप्टिक नोब, ये इन्हें कहा जाता है। तो हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ रहे हैं। हालांकि ये न्यूरॉन की संरचना है, ये सबको सिंपल सी लगती है। हम 6वीं क्लास से न्यूरॉन की संरचना पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबको आता है। और जो हमारे जो बोर्ड की एग्जाम होती थी, चाहे से वो 10वीं के एग्जाम हो, चाहे से वो 12वीं के एग्जाम हो, ये न्यूरॉन की संरचना वाला क्वेश्चन तो फिक्स ही था। हमें इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए इस न्यूरॉन की संरचना को पढ़ना पड़ेगा। और ये न्यूरॉन की संरचना आपके सिलेबस में अलग से पॉइंट दे रखा है कि न्यूरॉन की संरचना पढ़ना है, उसके अलावा हमें तंत्रिका का संवेग पढ़ना है। तो हम पहले न्यूरॉन की संरचना को देख रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया इसमें क्या होती हैं, एंड में जाकर क्या बनती हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर की ओर एक रासायनिक पदार्थ भरा हुआ रहता है। इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में क्या भरा हुआ रहता है भाई, रासायनिक पदार्थ। और ये जो रासायनिक पदार्थ होता है, इस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हम देखने वाले हैं। पहले आप संरचना देख लो भाई, उसी न्यूरॉन के अंदर है क्या। तो ये सब कुछ देख लिया। अब इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में देखो कि जो हमारा ये एक्जोन है, इस एक्जोन के ऊपर की तरफ, एक्जोन के ऊपर की तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं। और उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं श्वान कोशिकाएं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, श्वान कोशिका, जो कहां पर पाई जाती हैं, एक्जोन पर पाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी कोशिका, श्वान कोशिका। इसके अलावा इनके ऊपर, इन श्वान कोशिकाओं के ऊपर, कुछ कोशिकाओं के ऊपर एक माइलिन का आवरण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइलिन आवरण।
जिसे हम माइलिन आच्छद भी कहते हैं। तो याद रखना इन पर क्या पाया जाता है, माइलिन का आवरण भी पाया जाता है। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में यह माइलिन आवरण पाया जाता है और कुछ के अंदर यह नहीं पाया जाता है। जिनमें पाया जाता है उन्हें माइलिन आच्छादित कोशिकाएं कहते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता है वो आपकी माइलिन आच्छादित कोशिकाएं नहीं होती हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये तो तंत्रिका कोशिका के अंदर जो मुख्य मुख्य संरचनाएं हैं इनका काम क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करते हैं डेंड्राइट से। किससे शुरुआत करते हैं, डेंड्राइट, या जिसे हम क्या कहते थे, द्रुमाशय कह रहे थे। ये द्रुमाशय है, ये क्या काम है करता है, ये देखो यहां पर हमने देखा था डेंड्राइट्स। देखो हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये क्या करती है, हमारे जो भी तंत्रिकीय आवेग होते हैं, जो भी सूचना होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। उसको एक जगह से क्या लेकर जाती है, दूसरी जगह पर लेकर जाती है। तो उन सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य, ध्यान से सुन लेना, सूचनाओं का ग्रहण करने का जो कार्य होता है, चाहे से हमारे संवेदी अंगों से ग्रहण करे या एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका ग्रहण करे। भाई सूचना शुरुआत में, जैसे मान लो हमारी त्वचा पर कोई गर्म चीज लगी, तो शुरुआत कहां से होगी तंत्रिका की, हमारी त्वचा से होगी। तो त्वचा तो क्या होगी, हमारा संवेदी अंग। यहां से सूचना को कौन ग्रहण करेंगे, द्रुमाशय। तो द्रुमाशय जो होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि कोई भी सूचना होती है, कोई भी संदेश होता है, और उस संदेश को हम क्या कहते हैं, संवेग, इंग्लिश में बोला जाता है इंपल्स, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये पहला काम हो गया इसका। सूचनाओं या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, आवेगों को ग्रहण करना। इनको ग्रहण करने का कार्य जो होता है वो हमारा किसका होता है भाई, डेंड्राइट्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसी कारण इतनी ज्यादा क्या होती है, शाखित, जिससे कि हमारी जो संवेदी अंग होते हैं वहां तक आसानी से उसको फैलकर कवर कर सके। इसके बाद में इसका आ जाता है कौन सा, कोशिका काय। कौन सी संरचना आ जाती है, कोशिका काय। कोशिका काय, जिसे हम सेल बॉडी बोल रहे हैं, और यह हमारी तंत्रिका कोशिका की सबसे मुख्य संरचना होती है। सबसे मुख्य संरचना होती है, सबसे मुख्य संरचना। इसके अंदर एक तो क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। इसके अलावा इसके अंदर विशेष, इनकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, निषेल कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं, निषेल कण पाए जाते हैं। और जो सूचना डेंड्राइट्स ने ग्रहण की है, जो भी सूचना है वो डेंड्राइट्स ने ग्रहण की है, वो आपकी इसी कोशिका काय के द्वारा किस ओर बढ़ती है, तंत्रिकाक्ष की ओर बढ़ती है। वो ग्रहण करने के बाद किसको दे दी जाती है, हमारी जो कोशिका काय होता है उसको दे दी जाती है। तो क्या हो गया, सूचना है या आवेग है, उसको द्रुमाशय से किस ओर भेजती है, तंत्रिकाक्ष की ओर भेजती है, उसकी ओर भेजने का कार्य करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारी दूसरी संरचना होगी जिसे हम बोल रहे थे कोशिका काय अर्थात सेल बॉडी। इसके बाद में देखो भाई तीसरी संरचना, और जिसका नाम क्या है, अभी हमने पढ़ा था तंत्रिकाक्ष। क्या नाम है भाई, तंत्रिकाक्ष, या जिसे हम क्या बोल रहे थे, एक्सोन। एक्सोन शब्द भी याद रखना भाई, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ये एक्सोन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। कोशिका काय से निकला एक लंबा प्रवर्ध होता है। लंबा क्या होता है, प्रवर्ध।
प्रवर्ध का मतलब एक लंबी निकली हुई संरचना, तंतुनुमा संरचना। यह क्या करती है, ध्यान से सुनना, सूचनाओं को या आवेगों को सिनेप्टिक पुट्टिकाओं की ओर भेजती है। उसकी ओर भेजने का जो कार्य है वो किसका होता है, हमारा तंत्रिकाक्ष का ही होता है। इसके अलावा देखो, हमारा जो तंत्रिकाक्ष होता है, इसके बाहर की ओर, इसके ऊपर की ओर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वान कोशिकाएं। ऊपर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, श्वान कोशिका। श्वान कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और ध्यान रखना, इस पर आपका माइलिन का आच्छद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइलिन आच्छद पाया जाता है। यह माइलिन आच्छद क्या करता है, एक तरीके से इंसुलेटर का कार्य करता है। आप सबको पता होगा, जैसे मान लो, आप समझ लो कि ये हमारा तार होता है, बिजली वाला तार, उसके ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक का कवर होता है, और वो कवर क्या करता है भाई, बिजली के तार के अंदर की तरफ हमारा करंट होता है, लेकिन बाहर की ओर हमें जब उसको छूते हैं तब नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से विद्युत रोधी पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, विद्युत रोधी। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, ये जो माइलिन आच्छद है, ये भी कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। इसके अलावा जो आपके विद्युत आवेग होते हैं, विद्युत आवेग, उन आवेगों को बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। उनको बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। यह आपको ध्यान रखना है। हालांकि सभी न्यूरॉन के अंदर यह आपके माइलिन आच्छद कोई जरूरी नहीं है पाया ही जाए। इसके अलावा एक चीज और देखो भाई, ये जब हमने पढ़ा था तो जो ये दो श्वान कोशिकाएं हैं, इनके बीच की जो ये जगह है, जैसे मान लो ये जगह है, जैसे ये एक श्वान कोशिका, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, कुछ नोड पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेनवियर के नोड। क्या कहते हैं भाई, रेनवियर के नोड। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इस पर क्या पाई जाती है, रेनवियर के नोड। नोड का मतलब बीच का जो जंक्शन है, दो श्वान कोशिकाएं, उनके बीच की जो जगह है उसे कहा जाता है रेनवियर के नोड। तो यह हो गया हमारा तंत्रिकाक्ष। ध्यान रखना, ये सबसे लंबा प्रवर्ध होता है। इसके बाद में जो संरचनाएं होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। कौन सी होती हैं भाई, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, ये आपके कहां पर पाई जाती हैं, ये आपका जो तंत्रिकाक्ष होता है एंड में जाकर कैसा हो जाता है, शाखित। और ये शाखित जो तंत्रिकाक्ष होता है, यहां पर आपकी छोटी छोटी गोल घुंडी नुमा संरचनाएं होती हैं या बटन नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, तंत्रिकाक्ष के अंत में आपकी क्या होती हैं, बटन नुमा या फिर घुंडी नुमा क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। और इनमें क्या भरे रहते हैं भाई, इनमें आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या भरे रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं भाई, अभी हम एक शब्द पढ़ रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर।
अब आप सबको पता है, आप सबको पता है कि यहां से सूचना आई और यह सूचना आपकी कोशिका काय में गई, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष के द्वारा कहां पहुंच गई, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं तक पहुंच गई। अब इस सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से हमें इस सूचना को किसको देना है, दूसरी तंत्रिका को देना है। किसको देना है, दूसरी तंत्रिका को। तो अब दूसरी तंत्रिका को कैसे देंगे, दूसरी तंत्रिका को कैसे देंगे? ये जो एक सूचना है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ले जाने का कार्य है कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे तंत्रिकीय आवेग होते हैं, उन तंत्रिकीय आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक ले जाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो भाई, न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। कौन सा पदार्थ हो गया, एपिनेफ्रिन। और एक होता है आपका नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन। अब आप बोलोगे ये तो हार्मोन होते हैं, हार्मोन भी तो रासायनिक पदार्थ है, तो ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कार्य करता है। तो ये एक तो ये होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। एक आपने नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। कौन सा पदार्थ होता है, डोपामीन। डोपामीन भी एक प्रकार का क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये वही न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके द्वारा आपको अच्छा महसूस होता है। आपको कभी भी ऐसे कोई सभी चीजें अच्छी अच्छी लग रही होती हैं, आपका मन एकदम प्रसन्न होता है, आप अंदर से खुश होते हो, आपको चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, चारों तरफ बढ़िया ही बढ़िया दिखता है। ये सब कुछ किसके कारण दिखता है, क्योंकि आपके शरीर में कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, डोपामीन स्रावित होता है। और ये डोपामीन होता है, इसी के कारण हमें सारी चीजें होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं। ये हमें सुख का आभास करवाती हैं, ये हमें खुशी का आभास करवाता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है, डोपामीन। इसके अलावा एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, तो ये भी आपका क्या होता है, आपका रासायनिक पदार्थ होता है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक पदार्थ है जिसका नाम होता है गाबा, GABA। क्या नाम होता है, गाबा। इसका मतलब क्या हो गया, गामा एसिटाइल ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं। और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण भी आपको बताए गए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस न्यूरॉन की संरचना को देखा है। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूचना को या आवेग को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में देखो एक नाम होता है जिसका नाम होता है सिनेप्स। एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्स। तो ये सिनेप्स क्या है, देखो आप ऐसे सपोज करो ये एक तंत्रिका का क्या है, ये एक तंत्रिका का एक्सोन है और इस एक्सोन की ऐसे क्या होती हैं, शाखाएं।
यहां पर आपकी क्या पाई जाती हैं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से यह आपका दूसरा न्यूरॉन आ गया। क्या आ गया है, दूसरा न्यूरॉन। और दूसरा न्यूरॉन है इसका ये कौन सा आ गया, कोशिका काय वाला हिस्सा आ गया। यहां पर ऐसे क्या पाए जाते हैं, आपके डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये न्यूरॉन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका न्यूरॉन नंबर सेकंड हो गया। तो यहां पर देखो इनकी सिनेप्टिक पुट्टिकाओं और इनका ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, द्रुमाशय। ये क्या है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और ये क्या है भाई, द्रुमाशय या डेंड्राइट्स। तो इनके बीच की, ये जो बीच की जगह है, ये बीच की क्या है, दरार। ये बीच की क्या है, दरार। या इनके बीच का जो ये संधि स्थल है, इनके बीच का क्या है, संधि स्थल है। किनके बीच का, दो न्यूरॉन के बीच का, ये वाले बीच का, जो आपके किस किस के बीच में पाया जाता है, पहले न्यूरॉन के सिनेप्टिक पुट्टिकाएं और दूसरे न्यूरॉन की कौन सी, आपके डेंड्राइट्स के बीच में पाया जाता है। इस दरार को, इस संधि स्थल को हम क्या कहते हैं, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, सिनेप्स। तो आपको ध्यान रखना है सिनेप्स का मतलब क्या होता है। ये सिनेप्स होते हैं, कैसे हमारे काम में आएगा, ध्यान से सुनना। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा इस सिनेप्टिक पुट्टिका से, तो वो आपका सिनेप्स के द्वारा ही कहां तक पहुंचेगा, अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा। और सूचना है वो एक न्यूरॉन से कौन से न्यूरॉन में जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक हमने हमारे पूरा जो आपका न्यूरॉन है उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में देखा है। इसके अलावा एक चीज और देख लो भाई, एक चीज और देख लो, न्यूरॉन के प्रकार। अब न्यूरॉन के प्रकार कैसे हैं, जैसे मान लो आप सपोज करो कि अभी हमने पढ़ा है कि जो न्यूरॉन होते हैं उसमें बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, ऐसे डेंड्राइट्स निकले होते हैं। और एक ऐसा क्या पाया जाता है, आपका लंबा प्रवर्ध पाया जाता है। तो ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर देखो बहुत सारे तो क्या हैं, डेंड्राइट्स। जब आपके एक्सोन और डेंड्राइट्स हैं, ये दो या दो से क्या होते हैं, अधिक, दो से अधिक होते हैं, तो ऐसे न्यूरॉन को हम बोलते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन। क्या कहते हैं भाई, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके कोशिका काय से बहुत सारी क्या निकली हुई हैं, ब्रांच निकली हुई हैं, और इस कारण इन्हें बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, या जिसे हम बोल सकते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन। और ये वाले जो न्यूरॉन होते हैं ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, ऐसे हमारे मस्तिष्क के, किसके, मस्तिष्क के कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। मस्तिष्क का चारों तरफ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है कि हमारे न्यूरॉन होते हैं, ये इनसे निकली हुई शाखाओं के आधार पर दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनकी कोशिका काय से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, और ऐसे न्यूरॉन को हम बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क के कोर्टेक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। जबकि कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक डेंड्राइट्स और एक क्या होता है, आपका एक्सोन होता है, और ऐसे न्यूरॉन को हम द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। और ऐसे न्यूरॉन होते हैं हमारी जो आंख होती है उस आंख के रेटिना में पाए जाते हैं। जैसे देखो भाई, कुछ आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो हो गया एक्सोन,
और इससे एक क्या निकला हो, आपका एक क्या निकली हुई हो, डेंड्राइट्स। क्या निकला हो, डेंड्राइट्स। और एक क्या निकला हो, एक्सोन। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे भाई, ध्यान से देखो, ऐसे न्यूरॉन को हम बोलेंगे द्विध्रुवीय न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे द्विध्रुवीय न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन है हमारे कहां पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे आंखों की रेटिना में। रेटिना, या जिसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो न्यूरॉन है उसकी संरचना को समझा है। इसके अलावा हमने जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं उसको समझा है। और इसके अलावा हमने न्यूरॉन के क्या देखे हैं, प्रकार देखे हैं। आप सबको हमारा ये वीडियो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।